Hey everyone, welcome back to our channel. So in today's video we are going to discuss about bread formation and its fermentation. तो सबसे पहले ब्रेड जो होती है वो ब्रेड किस प्रोसेस से मोस्टली बनाई जाती है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से। और ब्रेड बनाने के लिए हमें लगता है साइक्रोमाइसिस सर्विसी यानी कि बेकस ईस्ट। तो बेसिकली ये ईस्ट क्या करता है फॉर ब्रेड मेकिंग, तो ये ईस्ट जो शुगर्स होते हैं लाइक ग्लूकोज और या फिर कोई भी एक जो शुगर या कोई भी फर्मेंटेड शुगर्स, तो इन शुगर्स को ईस्ट क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और इथेनॉल में। अब जो ग्लूकोज होता है वो ईस्ट कन्वर्ट करता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाता है डो में, जो और उसके बाद जो आप डो राइजअप होता है, हम क्या करते हैं जो भी ब्रेड बनाने के वक्त जो फ्लावर हम लेते हैं, फ्लावर में हम ईस्ट डालते हैं, बेकस ईस्ट, और कुछ देर के लिए हम रख देते हैं। तो रखने के बाद वो डो क्या हो जाता है, राइजअप हो जाता है। तो ये राइजअप किस वजह से हो रहा है या फिर वो डो का एक्सपांशन किस वजह से हो रहा है, दैट इज़ नथिंग बट बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम, इस जब शुगर को कन्वर्ट कर रहा है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इथेनॉल मोस्ट ऑफ द टाइम इवेपोरेट हो जाता है बेकिंग के वक्त, या फिर वो या फिर इथेनॉल फॉर्म करता है ईस्टर्स, और ये ईस्टर्स ब्रेड में एक फ्लेवर लाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्रेड होता है, तो ब्रेड फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है, और ब्रेड बनाने के लिए मोस्टली हमें चाहिए बेकस ईस्ट। अब ये बेकस ईस्ट क्या करेगा, जो शुगर्स होते हैं उसे शुगर को कन्वर्ट करता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड डो में एक एक्सपांशन लाता है, राइजअप लाता है, और उसी के साथ साथ इथेनॉल एक तो इवेपोरेट हो जाएगा बेकिंग के टाइम, या फिर कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, ईस्टर्स के फॉर्म में, और एक फ्लेवर लाएगा ब्रेड में। तो ये बेकस ईस्ट हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, मास प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। तो बेकस इस प्रोडक्शन के लिए हमें सबसे पहले लगेगा न्यूट्रिएंट्स मीडियम, जो हम बायोरिएक्टर्स में डालेंगे। तो सबसे पहले मोलासिस एज अ कार्बन सोर्स, शुगर्स, क्योंकि मोलासिस इज रिच इन शुगर। अब मोलासिस कहाँ से आएगा, फ्रॉम शुगर केन और शुगर बीट। उसके बाद नाइट्रोजन सोर्स लगेगा, तो नाइट्रोजन सोर्स के लिए अमोनियम सॉल्ट और अमोनिया। फॉर ग्रोथ फॉस्फेट्स और विटामिन्स लगेंगे, और एंटी फोमिंग एजेंट्स लगेंगे। फोम अगर एक्सेसिव फोम अगर फॉर्म हुआ उसे प्रिवेंट करने के लिए एंटी फोमिंग एजेंट्स लगेंगे। अब जो मोलासेस मोस्टली प्रीफर किया जाता है वो होता है जिसमें शुगर कॉन्सेंट्रेशन 45 to 50% रहेगा, ऐसे मोलासेस मोस्टली प्रेफर किया जाता है। अब जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, उस प्रोडक्शन प्रोसेसेस के कुछ कंडीशंस होते हैं, लेकिन जैसे कि अगर आप बेकस ईस्ट का मास प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस एरोबिक होनी चाहिए, एरोबिक कंडीशंस आपको मेंटेन करने चाहिए। उसके बाद फेड बैच प्रोसेस होती है, और जो स्ट्रेन आप यूज़ करेंगे ड्यूरिंग फॉर बेकस ईस्ट प्रोडक्शन वो होती है साइक्रोमाइसिस सर्विसी। पीएच आपको मेंटेन रखना पड़ेगा 4 to 5, टेम्परेचर 28 to 30 डिग्री सेल्सियस, एंड ड्यूरेशन 12 to 18 आवर्स। रिएक्टर्स फॉर बेकस ईस्ट प्रोडक्शन एयरलिफ्ट या फिर बबल कॉलम रिएक्टर। अब हमने न्यूट्रिएंट मीडियम देख लिया, हमें कौन से प्रोडक्शन कंडीशंस हमें मेंटेन करना है, पीएच, टेम्परेचर, रिएक्टर्स कौन सा यूज़ करना है, स्ट्रेन कौन सा यूज़ करना है, हमने सब देख लिया। अब पोस्ट फर्मेंटेशन से एक बार फर्मेंटेशन हो गया, अब बेकस ईस्ट का मास प्रोडक्शन हो गया, अब आगे क्या करना है। तो ये जो न्यूट्रिएंट मीडिया है, उस न्यूट्रिएंट मीडिया में से जो ईस्ट सेल ग्रो हुए, इन ईस्ट सेल को हमें सबसे पहले न्यूट्रिएंट मीडिया से सेपरेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज सेंट्रीफ्यूगेशन टू सेपरेट द ईस्ट सेल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडिया। इसके बाद हमें उन ईस्ट सेल्स को वॉश करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा वाटर बाय यूजिंग रोटेटिंग ड्रम, एंड फाइनली जो फ्रेश ईस्ट सेल्स होंगे उसे हम ड्राइड करके स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम उसमें मिक्स कर सकते हैं प्लास्टिसाइजर्स लाइक वेजिटेबल oil and made into blocks, and finally we can use them. अब जो ईस्ट होते हैं वो ब्रेड मेकिंग में कैसे यूज़ होते हैं, तो अभी अभी हमने देखा था कि जो ईस्ट होते हैं वो शुगर का कन्वर्जन कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में करता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अप राइजिंग अप ऑफ द ब्रेड इसमें मदद करता है, और इथेनॉल एक तो इवेपोरेट हो जाएगा या फिर ईस्टर फॉर्म में कन्वर्ट होकर फ्लेवर ऐड करेगा, फ्लेवर डेवलप करेगा ब्रेड में। और टेक्सचर भी इम्प्रूव, जो ब्रेड का टेक्सचर्स होते हैं वो भी इम्प्रूव होता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ एंजाइम्स एंड एडेड फैट्स इमल्सिफायर।
अब जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है ब्रेड मेकिंग में वो होता है ग्लूटन, जो व्हीट में मोस्टली देखा जाता है। तो ये जो ग्लूटन होता है वो एक इलास्टिक प्रोटीन है जो जब हम डो बनाते हैं तब स्ट्रेचिंग और उसका शेप, जो डो का शेप होता है वो रिटर्न करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अदर फ्रॉम यूजिंग माइक्रोबियल एंजाइम्स, मतलब ईस्ट अगर आप नहीं यूज़ कर रहे तो एंजाइम्स लाइक अमाइलेज भी यूज़ होते हैं। अब ये जो अमाइलेज होते हैं ये स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, फर्मेंटेशन को इम्प्रूव करता है, उसी के साथ साथ टेक्सचर को भी एनहांस करता है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रेड मेकिंग, फर्स्ट गुड लेवलिंग यानी कि राइजअप अच्छे से होना चाहिए ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लेवर डेवलप होना चाहिए ड्यूरिंग फर्मेंटेशन एंड सॉफ्ट एंड डिजायरेबल टेक्सचर होना चाहिए ब्रेड का। तो अगर आप ईस्ट की जगह बेकिंग पाउडर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बेकिंग पाउडर से वो फ्लेवर और टेक्सचर नहीं आता जो ईस्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो वाइल ब्रेड मेकिंग। कुछ साइंटिस्ट ने साइक्रोमाइसिस सर्विसी में कुछ स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट भी किए बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग दिस। अब ये जो नए स्ट्रेन से इम्प्रूव्ड स्ट्रेन से ये बेटर फर्मेंटेशन करवाते हैं, उसी के साथ साथ मोर फ्लेवर आता है ब्रेड में और ब्रेड का टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। अगर आप सार डो ब्रेड बनाना चाहते हो तो सार डो ब्रेड में मोस्टली जो स्ट्रेन्स यूज़ किए जाते होते तो ईस्ट में कैंडिडा मिलेरी और बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस सैन फ्रांसिस्को। तो ये दो मोस्ट स्ट्रेन्स होते हैं जो अगर सार डो ब्रेड बनाना चाहते हो तो ये दो स्पीसीज मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो दो ईस्ट और बैक्टीरिया ये ब्रेड को एक सार टेस्ट देते हैं और एक यूनिक फ्लेवर लाते हैं ब्रेड में, इसीलिए हम उसे कहते हैं सार डो ब्रेड। उसी के साथ साथ फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल बेकर्स ईस्ट, एक तो ड्राई ईस्ट के बेकर्स ईस्ट जो होता है वो दो मेन फॉर्म में सोल्ड आउट किए जाते हैं, एक तो ड्राई ईस्ट फॉर्म में और दूसरे होते हैं फ्रेश ईस्ट केक्स। तो ये जो ड्राई ईस्ट होते हैं इनमें 95% ड्राई वेट होता है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है उनकी, और इन्हें एक्टिवेट करने के लिए हमें ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ी सी शुगर डाल के फिर हम इसमें ड्राई ईस्ट डाल के तो ये ड्राई ईस्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। उसी के साथ साथ जो आप ड्राई ईस्ट ड्यूरिंग इथेनॉल फॉर्मेशन में भी आपने देखा होगा कि हमें ड्राई ईस्ट को पहले एक्टिवेट करना पड़ता है इन ल्यूकवार्म वाटर और उसके बाद हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश ईस्ट केक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका अराउंड 25 to 30% ड्राई वेट होता है और वो क्विकली एक्टिवेट हो जाते हैं डो में ही। सो आपको उसे अलग एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ड्राई ईस्ट को आपको ल्यूकवार्म वाटर में एक्टिवेट करना पड़ता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट ब्रेड्स। आई होप आपको ब्रेड के रिलेटेड सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग ब्रेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू।